लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। कुछ इसी प्रकार के शब्द थे भगत सिंह के। सीखना, जागरूकता और शिक्षा ही इस चैनल का उद्देश्य है। द इशू सर एक शिक्षक हैं जिनकी विशेषज्ञता जटिल विषयों को सरल और वस्तुनिष्ठ तरीके से मानचित्र के आधार पर समझाने में निहित है। भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं थे, भगत सिंह एक विचार थे। कुछ इस प्रकार का विचार जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता को हिला डाला। कुछ इस प्रकार का विचार जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर डाला। केवल भगत सिंह का शरीर खत्म हुआ है, उनके विचार नहीं। और अगर हम बात करें शहीदों की, तो वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे व्यक्ति शहीद हुए हैं। ऐतिहासिक आंकड़ों को अगर देखा जाए तो लगभग 6.5 लाख व्यक्ति। मैं नमन करता हूं उन सभी शहीदों को, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उनकी तरफ जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए। और उनमें से निकल कर आते हैं भगत सिंह और उनके कुछ साथी राजगुरु और सुखदेव। वे एक नई क्रांति थे, एक नए बदलाव थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 को होता है, गांव बंगा, जिला लोयलपुर, पंजाब। और आज ही के दिन यानी कि 23 मार्च सन 1931 को इन्हें फांसी हुई थी। फांसी क्यों हुई, कैसे हुई, क्या क्या कारण थे, इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपको यहाँ पीछे एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, यह भगत सिंह का घर था। आइए बात करते हैं हम उनकी माता के बारे में। भगत सिंह की जो माता है उनका नाम विद्यावती कौर है। जब भगत सिंह को फांसी होती है तो अंतिम क्षणों में मिलने के लिए उनकी माता जेल में जाती है और भगत सिंह की जो माता है वह वहां पर रोती है। भगत सिंह की माता को भगत सिंह जो है वह बेबे कहते हैं, तो बोलते हैं भगत सिंह कि भगत सिंह की बेबे होकर रोते हो। भगत सिंह की माता वहां पर कहती है कि मुझे दुख इस बात का नहीं है कि भगत सिंह को फांसी हो रही है, मुझे दुख इस बात का है कि मुझे हजारों भगत सिंह क्यों नहीं दिए जो इस देश की मिट्टी के लिए मर मिटे, जो इस देश के लिए कुर्बान हो सके। कुछ इस प्रकार के विचार थे भगत सिंह की माता के। बड़ी पूजनी थी वे माता जिन्होंने एक शेर को जन्म दिया। मुझे यहाँ पर बड़ी शानदार पंक्ति याद आती है कि मुबारक बहार में गुल ए गुलजार में अचानक यह जगमगाता नूर आ गया है और शमशीर की धार पर चलकर शेर आ गया है। इसीलिए पंजाब सरकार ने सन 1973 में भगत सिंह की जो माता है उन्हें पंजाब माता के रूप में सम्मानित किया। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि उनकी जो माता है ये उनका चित्र है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देती है। अगर हम उनके पिता के बारे में बात करें तो उनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह जी। सरदार किशन सिंह जी जो थे वह अपने बच्चे को बचाने के लिए प्रयत्न करते हैं। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे ऐसे पिता होते हैं जो अपने बच्चे को बचाने का प्रयास करते हैं। तो जब भगत सिंह को फांसी होती है तो वे गवर्नर को पत्र लिखते हैं कि मेरे बच्चे का अपराध जितना भी कम किया जा सके उतना कम कीजिए। तो कुछ ये जो बातें हैं ये किसी प्रकार से भगत सिंह को पता चलती है। और जब भगत सिंह से जेल में मिलने के लिए उनके पिताजी जाते हैं तो भगत सिंह उनसे कहते हैं कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हो। मेरे चाचा अजीत सिंह सन 1905 में पगड़ी समाल और जट्टा आंदोलन का जिन्होंने नींव रख दी, और मेरे ताया जी जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता की वजह से निर्वासित जीवन जिया, उस खून का हिस्सा होते हुए मुझे ये सोचना पड़ रहा है। और भगत सिंह जो है अपने पिताजी से नाराजगी जायज करते हैं, नाराजगी जताते हैं। तो कुछ इस प्रकार के प्रेरणा स्रोत थे हमारे भगत सिंह। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या होता है कि भगत सिंह के पिताजी जो थे सरदार किशन सिंह जी, इनके एक मित्र थे जिनका नाम है नरेश मेहता। नरेश मेहता जो है भगत सिंह के घर के पास से गुजर कर जाते हैं, तो वे एक नन्हे भगत सिंह को देखते हैं। क्या ही उम्र होगी इनकी, छोटे से बच्चे थे ये। तब भगत सिंह को देखते हैं, भगत सिंह जो है एक पेड़ के पास में कुछ तिनके जो है वो जमीन में गाड़ रहे थे। तो नरेश मेहता कहते हैं कि बच्चे ये क्या कर रहे हो। तो भगत सिंह पलट कर जवाब देते हैं कि आजादी की लड़ाई आने वाली है और मैं क्रांति की बंदूकें गाड़ रहा हूं। सोचिए एक छोटा सा बच्चा, कितना जबरदस्त माइंड सेट होगा उनका, कितने दृढ़ संकल्पित होंगे वो, कितने समर्पित होंगे वो अपने देश की आजादी के लिए। कुछ इसी प्रकार के विचारों के साथ, कुछ इसी प्रकार के शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आपने देखा होगा ये जो भगत सिंह का ये जो पिक्चर दिख रहा है ये बिल्कुल रियल है। भगत सिंह का ये जो फोटो है बहुत ज्यादा वायरल होता है, इसीलिए मैंने आपको सबको दिखाने के लिए यहाँ पे ये लगाया है। अगर हम बात करते हैं भगत सिंह के बारे में तो ये जो तीनों पिक्चर है इनके ये रियल है बिल्कुल। ये इनके बचपन का पिक्चर है जो कि लाहौर की एक स्टूडियो में शूट किया गया था। और ये फिर उसके बाद में यहाँ पर एक पिक्चर लगाया गया है और यहाँ पर ये पिक्चर लगाया गया है। बाकी ये जो पिक्चर है ये तो फिर बनाया गया बाद में। ये तीनों जो पिक्चर है ये रियल है। भगत सिंह के विचार इतने मजबूत थे कि भगत सिंह ने कहा कि सिख धर्म में बाल कटवाना वर्जित है,
लेकिन आजादी के लिए बाल तो क्या, मैं मेरी गर्दन कटा सकता हूँ। कुछ इस प्रकार के विचार जो थे वह भगत सिंह के थे। तो आगे बढ़ते हैं हम। और एक दिन आता है फिर यहाँ पर, और एक व्यक्ति है जिसका नाम है सिडनी रोलेट। रोलेट सिडनी जो है, इसके नेतृत्व में एक कानून आता है, भारत शासन अधिनियम आता है सन 1919 में। और उस कानून को बोलते हैं बिना अपील, बिना वकील और बिना दलित के गिरफ्तारी। बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस कानून को बोलते हैं काला कानून। तो इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए बहुत सारी जनता यहाँ पर इकट्ठा होती है, और उनका नेतृत्व करते हैं डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू। और इनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजी सत्ता के द्वारा, अंग्रेजी शासन के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इनके समर्थन में पंजाब की जो जनता है, पंजाब की जो भीड़ है, वह इनके समर्थन में इकट्ठा होती है एक बाग में, और उसका नाम है जलियांवाला बाग। जलियांवाले बाग में सारी की सारी जनता इकट्ठे होती है। वो इसलिए इकट्ठे होती है, कोई बड़े अधिकारी अगर ऊपर से जाएंगे तो वो देखेंगे कि इतनी जनता यहाँ पर इकट्ठा क्यों हो रही है, और हमारी आवाज को शायद वो सुन सके और डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू को छोड़ दे। तो इनके नेतृत्व में ये जो भीड़ है ये वहां पर जाती है, और वहीं पर एक अंग्रेजी व्यक्ति पहुंच जाता है जिसका नाम है जनरल डायर। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और दिन था 13 अप्रैल का सन 1919 का, और ये व्यक्ति है जिसका नाम है जनरल डायर। और वहां पर एक मैदान था, मैदान में बड़ी बड़ी दीवारें थी और एक छोटा सा दरवाजा था। सारी जो भीड़ थी वे निहत्ती थी और वह अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। वहां पर जनरल डायर जाता है, और जनरल डायर देखिए यहाँ पर ये चित्र में दिखाई दे रहा है, जनरल डायर जो है वह गोली चलाने के आदेश दे देता है। और इस निहत्ती भीड़ पर इतनी गोलियां चलाते हैं, इतनी गोलियां चलाते हैं कि ये जो पूरा मैदान है लाशों से भर जाता है। यहाँ की जो मिट्टी है वह मिट्टी खून में लाल हो जाती है। कुछ इसी प्रकार से, इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है। इतनी गोलियां चलाई जाती है यहाँ पर, आप देख सकते हो अभी भी वहां पर गोलियों के निशान है। ये गोलियों के निशान वहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, मैं तो वैसे वहां पर जाके आया हूँ। अमृतसर का एक जो स्वर्ण मंदिर है उसके जस्ट पीछे जलियांवाला बाग हत्याकांड है। और मेरी तो ये अपील है कि आप सभी भी जो है ऐसी जगह पर घूमिए, ताकि आपके अंदर एक विचार उत्पन्न हो, आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़े, और आप हमारे ऐतिहासिक दृश्य को देखें और उन्हें जानें। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखो ये मैंने एक पिक्चर क्लिक करी थी, एक छोटा सा दरवाजा है। अगर व्यक्ति भागते तो कहाँ भागते, मतलब इतने खतरनाक नरसंहार को आज अंजाम दिया है जनरल ओ डायर ने। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे जनरल ओ डायर की, तो जनरल ओ डायर जो था वो व्यक्ति अलग था, एक माइकल ओ डायर था। उस टाइम पे माइकल ओ डायर जो था वह पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और उस व्यक्ति ने भी इसका समर्थन किया। इसने नरसंहार किया, उसने समर्थन किया। ये दोनों व्यक्ति अलग अलग है। इसका समर्थन करता है, और जो अंग्रेजी शासन है वह जनरल डायर को इनाम में, भेंट में पैसे देती है कि वाह बहुत अच्छा काम किया है तुमने, नरसंहार किया है, इनको डरा कर रखना चाहिए। अब व्यक्ति भागते तो भागते कहां से, छोटा सा गेट था। यहाँ पर आज भी उन लोगों की तस्वीरें लगाई गई है इस गेट में। इस गेट से अंदर हम प्रवेश करेंगे, ये हम जाएंगे तो देखो ये छोटी सी तस्वीर दिख रही है, ये यहाँ पर मैंने पिक्चर क्लिक करी थी। अगर अंदर का मैं चित्र आपको दिखाना चाहूंगा तो ये म्यूजियम में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, और ये यहाँ पर ये गेट है, और देखिए ये मैंने मेरी पिक्चर लगा रखी है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में अगर आज भी आप जाकर देखोगे तो आज भी वहां पर गोलियों के निशान लगे हुए हैं। जितने भी व्यक्ति वहां पर शहीद हुए थे उन सब के चित्र वहां पर अंकित हैं, और एक म्यूजियम बनाया गया है। तो इतने खतरनाक नरसंहार को अंजाम देने वाला अंग्रेज जनरल ओ डायर था, और अंग्रेजी सरकार ने उसे दंड नहीं दिया, उसे इनाम दिया। ये बात पता चलती है एक नन्हे से भगत सिंह को, एक छोटे से भगत सिंह को। तो भगत सिंह जो है वह स्कूल जा रहे थे, और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है यह बैसाखी के दिन होता है। भगत सिंह जो है वह स्कूल जा रहे थे, उनको पता चलता है कि इतना खतरनाक नरसंहार हुआ है, इतना खतरनाक वहां पर एक कांड हुआ है। तो भगत सिंह सुनते ही 40 किलोमीटर दूर से भगत सिंह जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखने के लिए आते हैं। और जब देखते हैं, देखो ये चित्र मैंने दिखाए गए हैं, आज भी वहां पर गोलियों के निशान है, ये गोलियों के निशान प्रदर्शित किए गए हैं इस चित्र में। तो भगत सिंह आते हैं, और जब आते हैं तो वो देखते हैं कि उस मैदान में मिट्टी गीली थी, और मिट्टी पानी से गीली नहीं थी, मिट्टी खून से गीली थी। भगत सिंह वहां पर देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये मतलब क्या हो चुका है।
छोटे से थे भगत सिंह, ज्यादा बड़े नहीं थे। 1907 में उनका जन्म हुआ है और 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तकरीबन उनकी उम्र 12 वर्ष रही हुई। भगत सिंह एक कांच की शीशी में उस मिट्टी को भरते हैं और उस मिट्टी को जो है अपने सर पर लगाते हैं और एक संकल्प लेते हैं, एक प्रण लेते हैं कि मैं इस अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकूंगा, इसके विरुद्ध एक क्रांति करूंगा। और आप सभी ने सुना होगा कि युवा वह नहीं होता है जिसकी चमड़ी चमकती है, युवा वह नहीं होता है जिसके बाल काले हैं, युवा वह नहीं होता है जिसकी उम्र 18 से 25 वर्ष हो, जबकि वास्तविक युवा तो वह होता है जब वो सच कहे तो उसकी पिंडलियां नहीं कांपे, जब वो सच कहे तो उसका दिल थरथराए नहीं। वास्तविक युवा वह होता है। और उस टाइम पे भगत सिंह एक प्रण लेते हैं कि एक क्रांति करेंगे और वह क्रांति वैचारिक क्रांति होगी। कैसी क्रांति होगी? वैचारिक क्रांति होगी। तो बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे, यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए फिर क्या होता है कि जब भगत सिंह बड़े होते जाते हैं, 1923 में भगत सिंह जो है वह लाहौर में एडमिशन लेते हैं और वे थोड़े बड़े होते हैं तो उनके पिताजी बोलते हैं कि अब तो हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, अब तो शादी करेंगे। भगत सिंह बहाने बनाते हैं और कहते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है। और भगत सिंह बहाने बनाते कि वो तो अनपढ़ लड़के हैं, अनपढ़ लड़की से मुझे शादी नहीं करनी। भगत सिंह ऐसा बहाना बनाते हैं। फिर जब उनके इतने सारे जब बोल रहे थे तो भगत सिंह इसको दबा नहीं पाए, तो भगत सिंह एक चिट्ठी लिखते हैं, क्योंकि घर वाले बोलते हैं कि भैया शादी करो, भैया शादी करो। तो भगत सिंह एक चिट्ठी लिखते हैं उनके पिताजी को और बोलते हैं कि पिताजी मैं पूरे जीवन शादी नहीं करूंगा, अब आजादी ही मेरी दुल्हन है। क्या कहते हैं भगत सिंह? भगत सिंह कहते हैं कि अब आजादी ही मेरी दुल्हन है और मैं पूरी जिंदगी अब शादी नहीं करूंगा। और सन 1924 में भगत सिंह जो है वह बंगाल चले जाते हैं अपने मित्र, अपने साथी के पास, जिनका नाम है बटुकेश्वर दत्त। क्या नाम होता है? बटुकेश्वर दत्त नाम होता है। और यहाँ पर जाके सन 1926 में एक संगठन की स्थापना करते हैं। 1926 में एक संगठन की स्थापना करते हैं भगत सिंह। उस संगठन का नाम रखते हैं नौजवान भारत संघ। और देखिए उनके विचार कितने खतरनाक थे, कितने दृढ़ संकल्पित थे उनके विचार, जिन्होंने एक पूरी क्रांति जगा दी। इसीलिए कहते हैं कि नौजवान जब भी जागा है इतिहास ने करवट बदली है। नौजवान जब भी जागा है इतिहास ने करवट बदली है। और वहां पर ये मिलते हैं बटुकेश्वर दत्त से। और बटुकेश्वर दत्त से जब ये मिलते हैं तो बटुकेश्वर दत्त इन्हें बांग्ला सिखाते हैं। और भाषा की तो बात ही छोड़ दो आप, भगत सिंह को हिंदी आती थी, इंग्लिश आती थी, उर्दू आती थी, बंगाली आती थी, पंजाबी आती थी। और अगर हम पढ़ाई की बात करते तो पढ़ाई तो बहुत ही इनकी खतरनाक थी। लगभग भगत सिंह को 500 किताबों का ज्ञान था। और भगत सिंह की जो इंग्लिश थी वो बड़ी खतरनाक थी, बहुत अच्छी इंग्लिश थी भगत सिंह की। तो पढ़ाई के तो हम यहाँ पर बोल ही नहीं सकते हैं। विचारों से लड़ने वाले व्यक्ति थे भगत सिंह। आइए बढ़ते हैं आगे। एक दिन क्या होता है कि साइमन के नेतृत्व में एक कानून भारत आता है। उस कानून का नाम होता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आता है 3 फरवरी सन 1928 को। और यह जो कानून है यह 30 अक्टूबर सन 1928 को लाहौर पहुंच जाता है। और इसका नेतृत्व ये जो साइमन कमीशन है, इस साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाहौर में उतरते हैं लाला लाजपत राय। यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये लाला लाजपत राय का चित्र है। तो विरोध में उतरते हैं। तो वहां पर एक अंग्रेज में एक पुलिस अधिकारी होता है, अंग्रेजी पुलिस अधिकारी, जिसका नाम होता है स्कॉट। वह स्कॉट जो है वह जो है लाठी चलाने के आदेश दे देता है। क्या चलाने के आदेश देता है? वह लाठी चलाने के आदेश देता है। और लाठियों की जो चोट है वह लाला लाजपत राय के सर पर लगती है। भगत सिंह भी वहां पर खड़े होते हैं। भगत सिंह आने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन लाला लाजपत राय मना कर देते कि नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं होना। और लाला लाजपत राय के सर पर इतनी लाठियों की चोट पड़ती है, इतनी लाठियों की चोट पड़ती है कि लाला लाजपत राय वहां पर बेहोश हो जाते हैं। और लाला लाजपत राय जो है वह कहते हैं कि मेरी सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में आखिरी खिल साबित होगा, ऐसा लाला लाजपत राय बोल के जाते हैं। और लाला लाजपत राय की 17 नवंबर सन 1928 को इतनी चोट लगी, लाठियों की इतनी चोट लगी कि वो शहीद हो जाते हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं। तब भगत सिंह सोचते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात हो चुकी है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद प्लानिंग बनाते हैं कि अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये तीनों प्लानिंग बनाते हैं, तीनों चारों यहाँ पर प्लानिंग बनाते हैं और ये जाते हैं। फिर 17 दिसंबर सन 1928 की बात है और ये जाते हैं फिर डबल से। ये सोचते हैं कि भैया अब तो काम नहीं चलेगा, अब तो क्रांति करनी ही पड़ेगी।
तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये तीनों जाते 17 दिसंबर सन 1928 का समय था। वहां पर ये स्कॉट को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन स्कॉट तो इनको नहीं मिलता है, तो ये सैंडरसन को मार देते हैं, सैंडरसन की हत्या कर देते हैं। सैंडरसन की हत्या करके ये वहां से फरार हो जाते हैं। और जब फरार होते तो अंग्रेजी जो शासन है इन पर लाहौर में इन पर बैन लगा देती है कि सैंडरसन को मार दिया है। ये युवा जो है इतने खतरनाक हो सकते हैं जिन्होंने किसको मार दिया, सैंडरसन को मार दिया। इंडियन की इतनी ताकत, भारतीयों की इतनी ताकत, जो अंग्रेजों पर हाथ उठा दिया, हाथ उठाने की छोड़ो मार ही दिया है। गोली चलाकर जो है सैंडरसन की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज ए बाब होगा, और जिन्होंने बस्तियां उजाड़ डाली थी कभी तो उनका हिसाब होगा। तो कुछ इसी प्रकार के जो विचार थे ये भगत सिंह के थे। ये गोली मारकर सैंडरसन को, लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेते हैं और गोली मारकर वहां पर क्या है निकल जाते हैं। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तथा इनके कुछ साथी जो है भेष बदल कर रहते हैं उस टाइम पर। मतलब सोचिए आप कितना क्रिएटिव माइंड होगा इनका, कितना खतरनाक इनका दिमाग होगा, कितने खतरनाक इनके विचार होंगे कि उस टाइम पर अंग्रेज इनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, भेष बदल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे और इसके बाद में भी ये रुकते नहीं है। ये जाते हैं और मजदूरों के हक के लिए हड़ताल करते हैं। किसके हक के लिए हड़ताल करेंगे, मजदूरों के हक के लिए लड़ते हैं, मजदूरों के हक के लिए ये हड़ताल करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो बिल आते हैं, पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। दो प्रकार के बिल लेके आते हैं अंग्रेज, और इनमें ऐसा होता है कि बिना किसी कारण के उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं भगत सिंह और इनके कुछ साथी, इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं और हड़ताल करते हैं। ये एक और ट्रेड डिस्प्यूट जो बिल है यह बोलता है कि आप हड़ताल नहीं कर सकते हो, और ये पब्लिक सेफ्टी बिल बोलता है कि आपको बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अंग्रेजी सत्ता इनकी एक न सुनती है। तब जाकर फिर ये प्लानिंग बनाते हैं। इनके एक क्रांतिकारी शिक्षक थे जिनका नाम है सचिंद्र नाथ सान्याल। उनके साथ मिलकर ये क्रांति करते हैं और बम फेंकने की एक प्लानिंग बनाते हैं असेंबली में, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की प्लानिंग बनाते हैं दिल्ली में। तो इनके जो शिक्षक थे वो कहते हैं कि भगत सिंह तुम बम फेंकने नहीं जाओ, क्योंकि उनके शिक्षक ने उनको किसी और कार्य के लिए चुन रखा है। बाहर अफवाह फैल जाती है कि भैया भगत सिंह थोड़ी बम फेंकने के लिए जाएंगे, वो तो प्रेम में पड़ चुका है, वो तो प्यार में पड़ चुका है, आप थोड़ी बम फेंकेंगे। उनके कुछ साथी ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। तब भगत सिंह कहते हैं, भगत सिंह को ये बातें पता चलती है तो भगत सिंह एक खत लिख के जाते हैं। भगत सिंह ने कभी मना नहीं किया बम फेंकने से। भगत सिंह एक खत लिख के जाते हैं वहां पर, बोले कि तुम यारा बोलते थे वो उनके दोस्तों को, यारा तुम मुझे समझ नहीं पाए, तुम मेरे साथी होकर, मेरे साथ होकर भी तुम मुझे समझ नहीं पाए कि भगत सिंह किस प्रकार के व्यक्ति थे। और नीचे एक लाइन लिख के जाते हैं कि जब तक तुम ये खत को पढ़ोगे तब तक हम बम फेंक चुके होंगे। और वहां पर नीचे एक लाइन लिख के जाते हैं कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिखा जाता है। और उस टाइम पे भगत सिंह के साथ में एक शख्स थे जिनका नाम है बटुकेश्वर दत्त, जो कि बंगाल के व्यक्ति थे, मैंने आपको बताया था। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जो है वह असेंबली में बम फेंक देते हैं, और बम फेंकने के बाद में वह भागते नहीं है। अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि देखिए हमने भगत सिंह को पकड़ लिया है, लेकिन अंग्रेजों को शायद पता नहीं था कि भगत सिंह हमारे चिंगुल में नहीं फंस रहा है, हम भगत सिंह के चिंगुल में फंस रहे हैं। ये शायद अंग्रेजों को पता नहीं था। भगत सिंह का जो प्लान था वह बड़ा खतरनाक प्लान था, मास्टर माइंड प्लान था। और इनके साथ में जो व्यक्ति थे सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त, इनका जो माइंड था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, इनकी प्लानिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। और वहां पर वो सरेंडर कर देते हैं। अंग्रेज खुश हो जाते हैं, जश्न मनाते हैं कि देखिए भगत सिंह ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। वहां पर भगत सिंह कहते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी जनमानस को हानि पहुंचाना नहीं है, किसी जनमानस को क्षति पहुंचाना नहीं है, किसी का नुकसान करना नहीं है, किसी की हत्या करना नहीं है। और जब भगत सिंह जो है और बटुकेश्वर दत्त जब असेंबली में जब बम फेंकते हैं, तब वहां पर सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, और जब हम बात कर रहे थे साइमन कमीशन की, यह साइमन भी खुद वहां पर बैठा था। वहां पर भगत सिंह जो है वह बम फेंकते हैं, और अखबार की रिसर्च आप देख लीजिए कि वहां पर किसी को नुकसान न हुआ, केवल 3 बेंच को वहां पर नुकसान होता है। और भगत सिंह कहते हैं कि हमने बम इसलिए नहीं फेंका, हमारा उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, किसी को मारना नहीं था, हमारा उद्देश्य तो इस गूंगी और बहरी सरकार को जगाना था। और भगत सिंह वहां पर कहते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, हम जनरल डायर के जैसे नहीं हैं जो निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दे। हमारा उद्देश्य किसी को जगाना है, हमारा
उद्देश्य इस अंग्रेज की गूंगी बहरी सरकार को क्या है, जगाना है। और आप सभी यहाँ पर देख सकते हो कि ऐलान-ए-इंकलाब जब अंग्रेजों के बहरे कानों को सुनाने के लिए हुए धमाके। 8 अप्रैल सन 1929 की बात है, केंद्रीय असेंबली में बम कांड करते हैं ये, और भगत सिंह जो है वह बटुकेश्वर दत्त के साथ में दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में क्रांतिकारियों ने बम फेंका था। इस बम कांड में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा सुनाई। जो अंग्रेज सरकार है वह भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन दोनों को जो है उम्र कैद की सजा सुनाती है और इन्हें जेल में बंद कर देती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भगत सिंह और जो बटुकेश्वर दत्त है इनको उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं वहीं पर क्या होता है। वहीं पर इनका एक साथी होता है, उस टाइम पर एक इनका साथी होता है और वह गद्दार साबित होता है। इनका जो साथी है वह इनके खिलाफ गवाही देता है ना, बोलता है कि हाँ मुझे पता है सारी चीजें। और तो उसके लिए कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है कि दूर रहा करती है पास नहीं आती है, नाक अगर कट जाए बास नहीं आती है, तुम शेरों के साथ बिठा दो कुत्तों को फिर भी उनको इज्जत रास नहीं आती। कुछ इसी प्रकार के गद्दारों के लिए कुछ ये शब्द हैं। वह भगत सिंह जो है इनसे बगावत कर देता है, गद्दारी कर बैठता है। भगत सिंह कहते हैं कि यह गद्दार हमारा साथी कैसे हो सकता है, इसे तो बम बनाना भी नहीं आता है। तो बोलता है अरे एक ये बात कर दी, मुझे बम बनाना आता है और बम बनाने की प्रक्रिया सबको बता देता है। वहीं पर पत्रकार बैठे रहते हैं और पत्रकार जो है वह अखबारों के माध्यम से यह बात पूरे इंडिया में पहुंचा देते हैं। आप सोचिए भगत सिंह का जो दिमाग था वो कितना खतरनाक था। सरेंडर करके और बम बनाने की जो प्रक्रिया है पूरी इंडिया में फैल जाती है। बच्चा बच्चा बम बनाना जान जाता है, उनके विचारों को बच्चा बच्चा जान जाता है कि भगत सिंह के विचार क्या थे। आइए बढ़ते हैं हम आगे। कुछ इस प्रकार कहते हैं हमारे भगत सिंह, और भगत सिंह खुद चाहते थे, उन्हें ट्रिब्यून पत्रिका में लिखा है कि मैं स्वयं चाहता हूं कि मुझे फांसी हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगत सिंह को गांधी जी ने बचाया नहीं। गांधी जी तो एक वकील थे और गांधी जी ने इरविन से बात की थी कि आप युवाओं की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और आप जो है उनकी तरफ भी थोड़ा सोचिए, बच्चे हैं, अपराध हो सकते हैं। तो इरविन बोलता है कि नहीं, ये तो एक मर्डर है, आतंकवादी है वो व्यक्ति। इरविन उनकी बात नहीं मानता है, इरविन उनकी बात नहीं सुनता है और इरविन बोलता है कि ठीक है राजनीतिक कैदियों को हम आजाद कर देंगे। गांधी जी को लगा कि ठीक है ये आजाद कर देंगे, लेकिन वह जो इरविन था वो मास्टरमाइंड था, बड़ा खतरनाक था। उसने बोला कि राजनीतिक कैदियों को हम रिहा कर देंगे और कुछ राजनीतिक कैदियों को उसने रिहा भी किया। लेकिन भगत सिंह पर जो मुकदमा लगाया था वह राजनीतिक नहीं लगाया था, वह आपराधिक मुकदमा लगाया था। और इसी का खामियाजा महात्मा गांधी आज भी भुगत रहे हैं, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी भगत सिंह को नहीं बचा पाए। इसीलिए तो कहते हैं कि महात्मा गांधी तुम होठों के बीच हंसते हो और भगत सिंह तुम हमारे दिल बीच बसते हो। इस प्रकार के विचार थे। आइए बढ़ते हैं हम आगे। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूं। जब भगत सिंह जेल में जब बंद होते हैं तब भगत सिंह लिखते हैं कि राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में रहकर भी मैं आजाद हूं। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में रहकर भी आजाद हूं। भगत सिंह के कुछ इस प्रकार के विचार थे। इसीलिए कहते हैं कि तर्कों की कसौटी पर बगावत करना सीखिए जनाब। जवानी हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं होती है, तो हमें भगत सिंह बनने की आवश्यकता है, हमें चंद्रशेखर आजाद बनने की आवश्यकता है, हमें सुखदेव राजगुरु बनने की आवश्यकता है। कुछ इस प्रकार के उनके प्रेरणा स्रोत हैं। यहां पर जो भगत सिंह थे वह जेल में कई बुक पढ़ते थे। उन्होंने जेल को एक लाइब्रेरी बना दिया। भगत सिंह ने वहां पर कई बुकें पढ़ी और वहां पर जो है भगत सिंह जो है वो बुक लिखते भी हैं, जो उनकी प्रसिद्ध बुक रही है वहां पर। एक तो है कि जेल की डायरी और एक आपको पता होना चाहिए एक बुक है वहां पर मैं नास्तिक क्यों हूं। क्या होता है कि ये कुछ समय पहले की बात है, एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे जो कि कहते हैं कि वो हमारे सिखों वाला जो लड़का है, जो नया नया लड़का है, वो मंदिरों में नहीं आता है। तो कुछ लोग जो हैं वो बोलते हैं कि नहीं वो धर्म को नहीं मानता है, भगवान को वो नहीं मानता है, वो मंदिरों में नहीं आता है। तब वे क्रांतिकारी बोलते हैं कि ये नई उम्र के लड़के हैं, इनको 2-4 प्रसिद्धियां क्या मिल जाए, 1-2 बार नाम अखबार में क्या आ जाए, ये खुद को भगवान से ऊपर मानने लगते हैं। इसका जवाब भगत सिंह जो है अपनी बुक व्हाई आई एम एन एथिस्ट यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूं उसमें देते हैं। वह बोलते हैं कि मैं नास्तिक इसलिए नहीं हूं, है ना, मैं नास्तिक इसलिए, भगत सिंह बोलते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक इसलिए हूं कि मैं खुद को भगवान से ऊपर मानता हूं, मैं नास्तिक इसलिए हूं कि मेरी खबरें अखबार में छप रही है,
मैं नास्तिक इसलिए हूं कि मैं प्रसिद्ध हो चुका हूं? नहीं, मैं नास्तिक इसलिए हूं कि जब गरीबों पर अत्याचार होता है, जब गरीबों पर शोषण होता है, तो फिर भगवान कहां जाता है? मेरा ऐसा मानना है कि भगवान नहीं है, और अगर भगवान है तो बहुत बुरा व्यक्ति है। भगत सिंह ऐसा लिखते हैं। क्यों? क्योंकि भगत सिंह कहते हैं कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और हजारे निहत्थे लोगों की जान जाती है, तो उस टाइम पर भगवान कहां था? तो कुछ इसी प्रकार से भगत सिंह जो है अपनी बुक में वर्णन करते हैं और बोलते हैं कि मैं इसलिए नास्तिक हूं, और मैं नास्तिक इसलिए नहीं हूं कि मुझे धर्म से दिक्कत है, मैं नास्तिक इसलिए हूं कि धर्म को इंसानियत से दिक्कत है। कुछ इस प्रकार के विचार थे भगत सिंह के। तो बढ़ते हैं हम आगे यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो भगत सिंह जो थे और उनके कुछ साथी जो थे, उनका एक प्रसिद्ध गीत है, वह गाते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मोए रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये उनका प्रसिद्ध गीत था। सभी साथी जो है इसको साथ में मिलकर वो गाते थे। और जब भगत सिंह जेल में थे, तो भगत सिंह को बुलाने के लिए, जेल में भी भगत सिंह किताबें पढ़ते थे। भगत सिंह ने जेल में भी बहुत यातनाएं झेली है। भगत सिंह जब जेल में थे तो उन्होंने जेल में भी भूख हड़ताल की, क्योंकि वहां पर भी जो भारतीय कैदी थे उन पर अंग्रेज अत्याचार करते थे। तो वहां पर भगत सिंह जो है भूख हड़ताल करते, एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, 1 महीने की नहीं, 2 महीने की नहीं, टोटल 116 दिन की भूख हड़ताल करते। और अंग्रेज जो है उन्हें खाना खाने के लिए मजबूर करते हैं। वो बोलते खाना खाओ, अगर वो खाना नहीं खाते तो खाने का जूस बना के दूध जो है उनके नाक से नली घुसा घुसा कर अंदर भेजते थे। भगत सिंह बड़े खतरनाक व्यक्ति थे। मरी हुई जो मक्खियां रहते वो मक्खियां खा जाते ताकि जो है खाना डबल से निकल आए। इतनी यातनाएं भगत सिंह झेलते। उनको कोड़े मारे गए, उनको बर्फ की चट्टियों पर सुलाया गया, उनके घाव पर नमक लगाया गया। लेकिन भगत सिंह है कि टस से मस ना होते थे। उनको लगता था मानो कि तेल की मालिश हो रही है, स्पा हो रहा है उनके ऊपर। भगत सिंह हंसते थे, अंग्रेज जलकर खाक हो जाते। भगत सिंह ने अंग्रेज की नाक में दम कर दिया था वहां पर। और फिर एक दिन खबर आती है कि भगत सिंह को फांसी होने वाली है। वो खबर क्यों आती है? आप सभी को पता होना चाहिए कि भगत सिंह जब बम फेंकते हैं तब तो उन्हें उम्र कैद की सजा होती है, लेकिन अंग्रेज एक पुराना केस निकालते हैं सैंडरसन की हत्या का, और बोलते हैं तो अपराधी है, तो आतंकवादी है, इसको फांसी होनी चाहिए। और फांसी की जो तारीख तय की जाती है वह की जाती है 24 मार्च सन 1931। फांसी की एक तारीख तय की जाती है। तो जब भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे थे अपने अंतिम क्षणों में, तो अंग्रेजी जेलर आते हैं और कहते हैं कि भगत सिंह वक्त हो चला है। तो भगत सिंह कहते हैं कि जेलर साहब अभी रुकिए, मैं लेनिन की जीवनी पढ़ रहा हूं, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिल लेने दीजिए। ऐसा भगत सिंह कहते हैं। वहां पर एक सिख जेलर होते हैं, वह सिख जेलर होते हैं कि भगत सिंह को कहते हैं वो कि हुर्दो रब दा नाम ले ले भगतिया। तो भगत सिंह कहते हैं, वो बोलते हैं कि अब अंतिम क्षणों में तो भगत सिंह भगवान का नाम ले ले। तो भगत सिंह कहते हैं, ना तो तेरे रब ते पहले विश्वास था और ना तेरे रब ते अब विश्वास है। यानी कि ना तो तेरे भगवान पे पहले विश्वास था और ना तेरे भगवान पे अब विश्वास है। और भगत सिंह वहां जेल से बाहर निकल के और फांसी के फंदे तक पहुंचते हैं। फांसी के फंदे तक जब भगत सिंह पहुंचते हैं तो सुखदेव और राजगुरु, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये तीनों जो है सैंडरसन की हत्या करते हैं, इसी के विरुद्ध में इनको फांसी दी जाती है। जबकि बम फेंकने के लिए तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को उम्र कैद दी जाती है, तो बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि वो बम फेंकने में शामिल थे, जबकि सैंडरसन की हत्या में ये तीनों शामिल थे। इसीलिए इन तीनों को क्या की जाती है? फांसी दी जाती है। अंग्रेज इतने डर चुके थे, अंग्रेज इतने कांप रहे थे कि ये व्यक्ति जेल में होकर भी बाहर एक क्रांति की ज्योत जला रहा है। तो अंग्रेज जो है यह फांसी 24 मार्च को होनी थी, लेकिन एक दिन पहले ही उनको फांसी की सजा सुनाती। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगत सिंह को जो फांसी देने वाले एक व्यक्ति थे वह मना कर देते हैं कि नहीं, मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। उनका नाम है डॉक्टर आगा हैदर खान। ये उस टाइम के जस्टिस होते हैं, उस टाइम के जज होते हैं, और इन्होंने बोला कि शक के आधार पर आप फांसी नहीं दे सकते हो। तो उन्होंने बोला हम तो देंगे फांसी। अंग्रेज किसी की बात थोड़ी मानते थे। उन्होंने बोला ठीक है, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। अगर वो हस्ताक्षर नहीं करते तो फिर फांसी नहीं होती। तो वो हस्ताक्षर नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। वो खुद इस्तीफा दे देते हैं। डॉक्टर आगा हैदर खान फांसी पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं और वह अपना इस्तीफा दे देते हैं, बोले कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। तब फिर अंग्रेज अधिकारी दूसरे अंग्रेज को, जज को नियुक्त करते हैं और वो फिर हस्ताक्षर करते हैं
और फिर भगत सिंह को जो है फांसी की सजा सुनाई जाती है। और भगत सिंह के साथ में ये तीनों व्यक्ति भी होते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ये तीनों व्यक्ति भी यहाँ पर होते हैं, तीनों कालकोठरी से निकल कर आते हैं और इनसे इनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो ये बोलते हैं कि हमें गले मिलना है, तो इनकी रस्सी को छोड़ दिया जाता है और तीनों जो है वह गले मिलते हैं। और मानो वो क्षण क्या होंगे, जानकर हैरानी होगी वहां पर कि इनकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। पूरे देश के लोगों की आंखों में आंसू था, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनकी आंखों में आंसू नहीं था। और ये गले मिलते हैं और एक नारा लगाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और वहीं से जो आसपास के जो भारतीय कैदी थे, जो इनके साथी थे, वह एक गाना गाते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पे बता देंगे तुझे ये आसमां, क्या बताए हम जुनूने शोक किस मंजिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल का गाना था। हालांकि राम प्रसाद जो बिस्मिल है, उनको तो सन 1927 में काकोरी कांड में जो है फांसी की सजा सुना दी गई थी, लेकिन ये उनका गाना था, मेरा रंग दे बसंती चोला और ये सरफरोशी की जो तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये कुछ इस प्रकार का गाना था। अंग्रेज इतने डर चुके थे कि उस फांसी के लीवर को खींचते हुए उस जल्लाद का हाथ कांप रहा था, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव नहीं कांप रहे थे। जैसे लीवर दबा दिया जाता है और उस दिन जो है 3 क्रांतिकारी वीर शहीद हो जाते हैं और उन्हें फांसी हो जाती है। 24 मार्च से एक दिन पहले यानी कि 23 मार्च को उनको फांसी दी जाती है। अंग्रेज इतने डर चुके थे, इतने कांप रहे थे, उनकी औकात नहीं थी, उनकी हैसियत नहीं थी कि वो मेन गेट से उनकी लाश को बाहर ले जाए। और आप सभी को जानकर ताजुब होगा कि भगत सिंह जब उनकी मां से मिलते हैं अंतिम क्षणों में, तब वो बोलते हैं कि मां, लाश लेने के लिए आप मत आना, कुलवीर को भेजना, क्योंकि आप अगर रोओगे तो लोग क्या सोचेंगे कि बलिदानी शहीद भगत सिंह की मां रो रही है। इतने खतरनाक व्यक्ति थे भगत सिंह। उनकी जो शव है, उनके शव को आगे मेन गेट से नहीं ले जाया जाता है, उनके शव को जो है पीछे के गेट से। आपने सुना होगा कि जो कैदी हैं वो दीवार तोड़ते हैं, लेकिन उस टाइम पर अंग्रेज इतने डर चुके थे, अंग्रेजी सत्ता इतनी डर चुकी थी कि वह खुद, अंग्रेजी शासन खुद उस जेल की दीवार तोड़ते, लाहौर के सेंट्रल जेल की दीवार तोड़ते हैं और उस दीवार से भगत सिंह जो है, उन भगत सिंह के शव को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों के जो शव हैं, उन शव को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। सतलज नदी के किनारे उनके शवों का टुकड़ा कर करके उनमें आग लगा दी जाती है और वह जो शव है और वहां से भाग जाते हैं। फिर वह शव मिलते हैं लोगों को, वहां के लोगों को। फिर वहां पर उनका क्या करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ इसी प्रकार के विचार थे भगत सिंह के, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। नमन है हमारे देश के ऐसे क्रांतिकारों को। और यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर इनको 23 मार्च सन 1931 को जो है फांसी हो जाती है। इसी दिन को, आज ही के दिन 23 मार्च सन 1931 को इनको फांसी होती है और आज ही के दिन इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीनों को क्या है, फांसी हो जाती है। इनका एक प्रसिद्ध नारा है, इंकलाब जिंदाबाद। इसीलिए तो कहते हैं कि आज भगत सिंह जो है हमारे दिलों में जिंदा है। संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे वीर, ऐसे शहीदों को हमारा शत शत नमन। और हम चाहते हैं कि हम भी जो है भगत सिंह के जैसा, सुखदेव के जैसा, राजगुरु के जैसा ऐसे हम बने यहाँ पर आके। तो ये जो हमारा वीडियो था, यह वीडियो इसी पर संदर्भित था। आप सभी को यहाँ पर समझ में आ चुके होंगे। कुछ इसी प्रकार के शब्दों के साथ, कुछ इसी प्रकार के विचारों के साथ, एक अगली कहानी के साथ हम यहाँ पर मिलते रहेंगे। और आप सभी को कमेंट में एक जवाब जरूर देना है, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो हम खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर और मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। शुक्रिया।